नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कितने टाइप के पेंशन होते हैं। ये टाइप्स ऑफ पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 के तहत दिया हुआ है। साथ में देखेंगे रिटायरमेंट के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को ध्यान देना चाहिए, और देखेंगे इनवैलिड पेंशन किसे मिलता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 के पहले रिक्रूट हुए थे तो उन्हें किस टाइप के पेंशन मिलते हैं, आइए देखते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ 1 जनवरी 2004 से रिक्रूट हुए हैं तो उन्हें एनपीएस के अंदर कवर किया जाता है। पहले टाइप का जो पेंशन है उसे सुपरएनुएशन पेंशन कहते हैं। ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो अपने सुपरएनुएशन आयु को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है रिटायरिंग पेंशन। जो एम्प्लॉयज़ अपने सुपरएनुएशन एज को नहीं प्राप्त कर पाते और पहले रिटायर होते हैं उन्हें रिटायरिंग पेंशन मिलता है। नेक्स्ट है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो मानसिक या शारीरिक रूप से इनकेपेबल हो जाते हैं परमानेंटली टू डू फर्दर सर्विस, तो इसके लिए कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लगता है। इनवैलिड पेंशन को अभी हम वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इसको पाने के लिए एम्प्लॉयज़ कैसे अप्लाई करता है। कंपनसेशन पेंशन। कंपनसेशन पेंशन उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जिनका पोस्ट परमानेंटली एबोलिश हो चुका है और वो अदर पोस्ट लेने के लिए इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट है कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट एज ए पेनाल्टी दिया जाता है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन टू द पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी। यदि पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये पेंशन अप्लाई होता है। अदर पेंशन की बात करें तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जब आप लेते हैं तो उसमें आपको पेंशन एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 20 ईयर्स एंड एबव का क्वालिफाइंग सर्विस देना पड़ता है। यदि आप क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। अदर टाइप के पेंशन को देखा जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन, फैमिली पेंशन, तो इस तरह के पेंशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल होता है। अब देखते हैं इनवैलिड पेंशन। अंडर सीसीएस पेंशन रूल 2021 यदि गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस से रिटायरमेंट लेना चाहता है ऑन अकाउंट ऑफ बॉडली या मेंटल इन्फर्मिटी जो उसे परमानेंटली इनकेपेबल बना रही है टू डू सर्विस, तो इसके लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द इनवैलिड पेंशन, और साथ में उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा अप्रूव होना चाहिए। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे सेक्शन 20 ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अप्लाई हो रहा है तो उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गेट इनवैलिड पेंशन। यदि आपको इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो अंडर सीसीएस पेंशन रूल 2021 के अनुसार यदि आप पे सेक्शन 20 ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अप्लाई हो रहा है तो इस केस में आपको इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देना है, और साथ में एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अथॉरिटी ऑप्शन देगी कि आप सेम पे स्केल या सर्विस कंडीशन के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं सर्विस में। यदि आप उसके लिए एग्री नहीं हैं तो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा फॉर दी इनवैलिड पेंशन। और यदि आप पे सेक्शन 20 ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अप्लाई नहीं होता है तो आपके लिए प्रोसीजर दूसरा है। यदि आपको लगता है कि आप शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हैं टू डू फर्दर सर्विस तो इसके लिए आपको इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने एचओडी के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर द रिटायरमेंट ऑन इनवैलिड पेंशन। इस एप्लीकेशन के बाद आपका एचओडी कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड को रिक्वेस्ट भेजेगा टू एग्जामाइन योर मेडिकल कंडीशन। मेडिकल बोर्ड के पास आपको एक रिक्वेस्ट लेटर ले जाना पड़ेगा फ्रॉम द एचओडी जिसमें लिखा गया रहेगा कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भेजा जा रहा है, और साथ में कुछ सर्विस के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल बोर्ड आपको एक फ़िक्स डेट देगा, उसके बाद उस डेट पे आपको वहाँ पहुँचना है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल बोर्ड आपको 3 तरह का ओपिनियन दे सकता है। पहला है फिट फॉर फर्दर सर्विस, तो इस केस में आपको इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा। दूसरा है फिट फॉर सर्विस ऑफ लेस लेबोरियस कैरेक्टर, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा शारीरिक और मानसिक इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इस केस में आपको मेडिकल बोर्ड एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगा। तीसरा ओपिनियन है मेडिकल बोर्ड आपको नॉट फिट फॉर फर्दर सर्विस दे सकता है।
यदि ये नॉट फिट आपको देता है, उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में दिया जाएगा और आपको रेकमेंड किया जाएगा इनवैलिड पेंशन के लिए। जब आप रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स डिटेल्स आपके रिकॉर्ड में अपडेट होना चाहिए, लीव रिकॉर्ड अपडेटेड होना चाहिए, जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका स्पाउस के साथ, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो स्पाउस को फैमिली पेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आपका अपडेटेड होना चाहिए, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ आप रिसीव कर सकते हैं यदि फर्दर कोई कम्युनिकेशन आपसे किया जाता है। मोबाइल नंबर, ईमेल सारे अपडेटेड होना चाहिए। नेम इन बैंक और सर्विस रिकॉर्ड, ये इशू काफ़ी पेंशनर्स को आता है जब वो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि बैंक में उनका नाम कुछ स्पेलिंग गलत होता है और सर्विस रिकॉर्ड में अलग होता है, तो पेंशन लेने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यदि आप बैंक में लिख रहे हैं आर के सिन्हा और सर्विस रिकॉर्ड में रविंद्र कुमार सिन्हा लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम होना चाहिए बैंक में और सर्विस रिकॉर्ड में। साथ में डेट ऑफ बर्थ आप अपने फैमिली मेम्बर का चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि और कोई डॉक्यूमेंट में एरर है तो उसको भी आप समय रहते ठीक करवा लें। फर्दर डिटेल के लिए आप CCS रूल्स पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।